चलिए आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर के बारे में जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, जहांगीर का जो वास्तविक जो नाम था वो क्या था? सलीम था। ओके, अब जहांगीर जो जब राजगद्दी पर आसीन हुआ, अर्थात जो है वो आसीन कब हुआ? जब राजगद्दी पर आसीन हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि अब उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से जो वो राजगद्दी पर आसीन हुआ। इनकी उपाधि अक्सर ये उनकी एक रीति रहती थी, ठीक है, एक परंपरा रहती थी कि जब भी कोई शासक जो है राजगद्दी पर आसीन होता था तो अपना वास्तविक नाम छोड़कर जो है एक नई उपाधि के साथ जो है वो राजगद्दी पर आसीन हुआ करता था। क्लियर? अब जो है वो क्या बन गया? जहांगीर बन गया। ठीक है, जहांगीर के बारे में मैंने आपको जो पहले कहा था कि जहांगीर एक ऐसा शासक था जो कला का बहुत ज़्यादा पारखी था, है ना, कला का बहुत ज़्यादा पारखी था। उसके बारे में हमने 3 चीज़ें मुख्य तौर पर यह याद रखनी है। पहला कि वो कला का एक अद्भुत पारखी था। उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो उसके दरबार में जो है वो कुछ महत्वपूर्ण चित्रकार थे, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कहते हैं कि वो इतना उस चीज़ का पारखी था कि वो कौन सा चित्र किस कलाकार द्वारा, किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है वो मात्र देखने मात्र से जो उसका नाम बता सकता था। दूसरी बात, जहांगीर के शासनकाल में जो वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, वो की थी नूरजहां ने। ठीक है, क्या नाम था उसका? नूरजहां। लेकिन ये नूरजहां जो थी उसका वास्तविक जो नाम था वो था मेहरुन्निसा, और उसके साथ उसका जो विवाह हुआ था 1611 ईस्वी में हुआ था। अब जहाँ तक हम बात करते हैं तो जहांगीर का जो शासनकाल है वो मुख्य तौर पर जो वो 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक जो वहाँ पे मुख्य तौर पर इसको जाना जाता है। और लेकिन 1611 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी उसके शासनकाल के अंत तक शासन की बागडोर मुख्य रूप से जिस व्यक्ति के हाथों में रही उसका नाम था नूरजहां था। ठीक है, कौन था? नूरजहां। ओके, अभी नूरजहां, अभी यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक या समझने लायक है, क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो भारत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासिका कौन थी, तो उसका जवाब क्या होगा? उसका जवाब है रज़िया सुल्तान। ये दिल्ली सल्तनत की एक बेगम थी। ठीक है, अब नूरजहां क्यों नहीं थी? क्योंकि नूरजहां स्वयं एक शासिका नहीं थी, बल्कि वो अपने पति के नाम पे ही शासन चलाया, अप्रत्यक्ष रूप से शासन चलाया करती थी। क्लियर हो रहा है? ठीक है बेटा, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हुई। अब ये समझो कि वहाँ पे जिसकी चल रही है, जो आदेश दे रहा है वो ऑन बिहाफ ऑफ किंग, वो जो है वो कौन सारा का सारा काम कर रही है? नूरजहां ही करती चली जा रही है। समझ आ रहा है? उसके बाद उसमें हुआ क्या? उसके शासनकाल की मुख्य उपलब्धियां क्या है? एक एक घटना को हमने लेके चलना है और एक एक चीज से जो है उसको संबद्ध करते हुए आगे बढ़ना है। इसके संदर्भ में जो है उसने सबसे पहले जो है बंगाल के विद्रोह को उसने जो है वो कुचल दिया। एक्चुअली में हुआ क्या? अब हालांकि जो अकबर थे, अकबर ने जो बंगाल को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था। ठीक है, ये 1576 ईस्वी में जो बंगाल को उसने जो है वहाँ पे उस पर अधिकार कर लिया था। लेकिन क्या हुआ कि अकबर की मृत्यु जब हुई तो निश्चित तौर पर वहाँ का जो शासक था शाह उस्मान खान, उसने क्या किया? उसने देखा कि यही वो स्वर्ण अवसर है जिस समय मैं विद्रोह कर सकता हूँ, अपनी आज़ादी को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसने विद्रोह कर दिया। तो फाइनली उसी विद्रोह का दमन करने के लिए जो उसे एक प्रकार से मतलब शाही सेना भेजनी पड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप जो है वहाँ पे क्या हुआ कि उनके बीच में भयंकर युद्ध हुआ और इसमें अंततः उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा और इस प्रकार से जो है बंगाल पर उसका पुनः अधिकार हो गया 1612 ईस्वी में। क्लियर? इसमें 3 ही चीज़ें याद रखनी है हमने। पहला कि ये अकबर के काल में उसके अधीन था, ठीक है, लेकिन उसकी मृत्यु के उपरांत क्या हुआ? उसने विद्रोह कर दिया। किसने? वहाँ के शासक उस्मान खान ने विद्रोह किया। अब उस विद्रोह का दमन करने के लिए स्वाभाविक था, क्योंकि वो शक्तिशाली हो गया, उसने आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, तो दोनों के बीच में अब जिससे सत्ता छीनेंगे तो निश्चित तौर पर वो भी तो कुछ ना कुछ क्रिया प्रतिक्रिया करेगा ना। तो ये हुआ दोनों के बीच में, और फाइनली क्या हुआ कि उस पर जो वो सैन्य कार्रवाई की गई और उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस प्रकार से 1612 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया गया। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है क्या कहते हैं इसमें, मेवाड़ के अधीन था। ठीक है, अब मेवाड़ का संबंध मैं इस मेवाड़ के बारे में आपको इससे पहले की बात याद करवाता हूँ।
तो मेवाड़ का इससे पहले का अकबर के समय का महत्वपूर्ण जो शासक था उसका नाम था राणा, नहीं राणा सांगा था बाबर के काल में। यहाँ पे था महाराणा प्रताप। कौन थे? महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप जी के साथ जहाँ वो उनका एक युद्ध हुआ था, वो क्या, उसका नाम क्या था? हल्दी घाटी का युद्ध, 18 जून 1576 ईस्वी को। और कहते हैं कि इस युद्ध में जो है वो अकबर की जीत हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी महाराणा प्रताप ने जीवन पर्यंत यानी अपनी अंतिम सांस तक जो है वो मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। क्लियर हो गया? ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ पे परिस्थिति बदली और वहाँ पे शासक जो बन बैठा वो बना राणा अमर सिंह। ठीक है, क्या नाम है उसका? राणा अमर सिंह। ये शासक वहाँ पे बन बैठा, लेकिन ये उतना ज़्यादा मतलब अच्छी तरीके से जो राजपूतों पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सका, ना अपने पिता के वहाँ की जो बहुत योग्य और वीर साहसी जो है ये साबित हो सका। हालांकि इसके संदर्भ में यहाँ पे कही जाती है, आपने दोनों चीज़ों में, इस बारे में और अगले वाले पॉइंट में आपने ये चीज़ वहाँ पर देखनी है कि वहाँ पे 3 सैन्य अभियान किए जाते हैं और तीनों के तीनों असफल रहते हैं। उसके बाद जो है वो खुर्रम कौन है? जो बाद के समय में शाहजहां बनता है। ठीक है, खुर्रम के अधीन जो वो शाही सेना भेजी जाती है, जिसके आधार पर वो उसमें विजय हासिल करके उस पर अधिकार कर लिया। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, 1613 से लेकर 1606 से लेकर 1613 के दौरान जब वो तीनों जो सैनिक अभियान जो भेजे गए थे वो असफल रहे थे। और 1613 ईस्वी में खुर्रम के नेतृत्व में विशाल सेना वहाँ पर भेजी और अंततः हुआ क्या, इस सेना ने वहाँ पे भयंकर लूटमार की, हर प्रकार की व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया, सर्वनाश कर दिया। और उस स्थिति में मजबूर होकर जो अमर सिंह था, जो राणा अमर सिंह था, वो जो है उसे मजबूर होकर क्या करना पड़ा, संधि कर देनी पड़ी। ठीक है, और अकबर के अधीनता को स्वीकार करना पड़ा। ये बेटा उसके बाद आता है वो आता है दक्षिण नीति। ठीक है, अब दक्षिण नीति के संदर्भ में हमने पहले भी बात कही थी। ओके, दक्षिण नीति में जो वो क्या था कि दक्षिण नीति के संदर्भ में हम पहले भी इसमें बात कर चुके थे। एक्चुअली वहाँ पे एक बहुत ही योग्य जो वजीर था वहाँ के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह का, उसका नाम था मलिक अंबर। क्या नाम था उसका? मलिक अंबर। ठीक है, अब मलिक अंबर इतना ज़्यादा प्रभावशाली, इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो गया कि उसने मुगलों के भी बहुत सारे क्षेत्रों को अपने अधीन कर दिया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर भी जो है वो फाइनली 3 सैन्य अभियान भेजे गए। 3 सैन्य अभियान भेजे गए मुगल बादशाह की ओर से, यानी कि जहांगीर की ओर से। लेकिन ये सारे तीनों के तीनों कैसे रहे? सामने बात रखिए, तीनों के तीनों कैसे रहे? असफल रहे। ठीक है, अर्थात उसमें जीत हासिल नहीं हो सकती। फाइनली जो है वो शहजादा खुर्रम के नेतृत्व में पुनः विशाल शाही सेना भेजी गई और उसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि इस युद्ध में मुगलों की सेना जीत गई। ठीक है, इससे जहांगीर बहुत खुश हुआ। जहांगीर बहुत खुश हुआ, उसे शाहजहां की उपाधि से नवाजा गया। ओके, उसे शाहजहां की उपाधि से नवाजा गया। साथ में जो उसे मनसबदार बनाया गया, 30,000 जात और 20,000 सवार। वैसे मैं मनसबदारी व्यवस्था में आपकी सारी चीज़ें समझा दूंगा कि मनसबदारी प्रणाली होती क्या थी। मनसबदारी प्रणाली में मुख्य तौर पर आप यहाँ पे, क्योंकि ये नाम यहाँ पे अभी आ चुका है जात और सवार, तो आपने इसको मुख्य तौर पर जो वो आपने इस तरह से याद रखना है कि जात होता था व्यक्ति को दरबार या मुगल शासन में प्राप्त होने वाली पदवी और उसका वेतन, और सवार का जो अर्थ होता था वो होता था उसके अधीन रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या। क्लियर बेटा? 30,000 जात और 20,000 सवार का उसे मनसबदार बना दिया। ठीक है, और इसके अलावा जो है उसने क्या कर लिया कि अहमदनगर का सुल्तान, उसको जो है उसने उसकी अधीनता को स्वीकार करना पड़ा। मलिक अंबर को वो सारे के सारे क्षेत्र जो है वो वापस मुगलों को लौटाने पड़े, जिसको अपने अधिकार में कर रखा था। ठीक है, और इस प्रकार से जो है वो यहाँ तक कि जो है वो उसने जो बदले में उसे जो है वो उसकी अधीनता को भी स्वीकार कर लिया। लेकिन समय बदला, और समय बदलने के उपरांत लगभग 1620 के पश्चात फिर से वो सारे के सारे क्षेत्र जो है उसमें वापस मलिक अंबर ने
उस मुगल बादशाह से सारे के सारे छीन लिए जो उन्होंने अहमदनगर राज्य से जो वो प्राप्त किए थे। ये बेटा ठीक है। देखो दो पहलू है इसमें कि पहले हमने बोला पहले मलिक अंबर कौन था? वहाँ के यूसुफ आदिल शाह का ये एक प्रकार से योग्य वजीर था, बहुत ही वीर और साहसी था। इसे क्या करें, इसने मुगलों को भी नहीं छोड़ा, उनके क्षेत्र पर अधिकार किया। ठीक है, 3 सैन्य अभियान भेजे गए 1613 ईस्वी तक, लेकिन ये तीनों के तीनों सैन्य अभियानों को भी उसने असफल कर दिया। ठीक है, उसके बाद शहजादा खुर्रम के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी और उसमें विजय हासिल हुई, जिससे जहांगीर बहुत खुश हुआ और उस खुशी के परिणाम स्वरूप जो है उसे शाहजहां भी घोषित कर दिया गया, उसे एक बड़ा मनसबदार भी बना दिया गया और साथ में अहमदनगर राज्य की अधीनता को स्वीकार करने के लिए उसने मंजूर करवा दिया या बेवश करवा दिया। क्लियर। लेकिन उनका ये विजयी जो मतलब एक प्रकार से जो है वो उसका जो कीर्ति था ये लंबे समय तक जो साबित नहीं हो सका, क्योंकि 1620 ईस्वी के पश्चात फिर से मलिक अंबर ने वो सारे के सारे क्षेत्र उससे पुनः छीन लिए जो उन्होंने यहाँ से प्राप्त किए। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर देना चाहता हूँ कि उसके बारे में ये चीज़ कही जाती है कि जहांगीर की दक्षिण भारत की नीति पूर्णतया सफल रही थी और उसके बारे में ये बात भी कही जाती है कि वह उनकी जहांगीर अपने साम्राज्य को दक्षिण की ओर, विशेष तौर पर दक्षिण नीति जो है इस कदर जो असफल रही थी कि वो अकबर की मृत्यु के समय 1605 ईस्वी में दक्षिण भारत की जो उसकी साम्राज्य की सीमाएं बनी हुई थी उसमें वो 1 इंच की भी बढ़ोतरी नहीं कर सका। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़े, उसके बाद जो है क्या आता है वहाँ पे कांगड़ा की विजय इसमें आता है। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ कि पहले जो था कांगड़ा, हमारे हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा है, कांगड़ा में उसमें क्या किया उसने 1615 ईस्वी में जो वहाँ पे एक सैन्य अभियान भेजा वो असफल रहा। फिर 1619 ईस्वी में जो उसने फिर से जो वो एक सैन्य अभियान भेजा इस क्षेत्र को जो है वो उस पर अधिकार करने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी 14 महीने था ये 14 महीने के घेरे के उपरांत है अंततः कांगड़ा के किले को, इनकी कांगड़ा क्षेत्र पर जो है वो उसका अधिकार हो सका। और कहते हैं कि पहला शासक था जिसने जो है वो कांगड़ा क्षेत्र पर अधिकार किया। क्लियर। ठीक है, मैं इससे पहले की कुछ घटना के बारे में बात करूंगा लेकिन आज नहीं कहूँगा क्योंकि वो फिर हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगी कि वो उसने आगे पहले हमला किया तो ये पहला शासक कैसे बन गया। समझ आएगी बात। उसके बाद जो आता है वो आता है ये हो गया कांगड़ा की विजय 1620 ईस्वी में। क्लियर। अब उसके बाद जो है अगला जो अच्छा हाँ एक चीज़ बोला आपको भूल गया यहाँ पे कि ये जो अभियान हुआ था ये भी शहजादा खुर्रम के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, ये भी शहजादा खुर्रम के नेतृत्व में हुआ था और इसको जो है विजय श्री का तमगा जो है उसके सिर ही लगा था। फिर उसके बाद आता है वो आता है असम के अहोमों से संघर्ष। एक्चुअली में क्या हुआ कि वहाँ पर अहोम जो एक जाति है वो आपके असम के मतलब उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो पाई जाने वाली वो उसमें था एक जाति थी वो अहोम कहलाते थे। ठीक है, अहोम जो है वो असम की एक महत्वपूर्ण जाति है। तो वहाँ पे क्या था, लेकिन उन्होंने जो असम कामरूप इत्यादि का जो क्षेत्र है, बिहार का जो क्षेत्र है, वहाँ पर कब्जा जो हो गया इस समय तक वो मुगलों का हो गया। क्लियर। अब वो भी यहाँ पे पहुँच गए, दूसरों का ये समीपवर्ती था तो उनके बीच में जो संघर्ष या युद्ध जो है वो अवश्यमादी हो गया और इसका परिणाम ये निकला कि दोनों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया और यहाँ तक कि जो है वो हालांकि ये बिल्कुल निकल पहुँच गए थे लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो दबाव बनाने का प्रयास किया लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो सके। उनकी युद्ध नीति जो थी, युद्ध शैली जो थी वो थी छापामारी। ठीक है, तो उसे जो वो लगातार अंत तक जो है वो जहांगीर की सेना पे इनके मुगल बादशाहत को वो हमेशा ही प्रभावित करते रहे। उसके बाद जो आता है वो आता है कंधार की हानि। कंधार की हानि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, अब कंधार की जो हानि हुई थी वो आपको याद होगा कि एक्चुअली में जो है वो 1595 ईस्वी में जो है वो आपको याद होगा कि इसमें अकबर ने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को जो है अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। जहाँ तक हमने वो बात पढ़ी थी उसी समय हमने एक बात और यहाँ पे वहाँ पे पढ़ा था कि ये समय समय पर जो है वो मुगलों के हाथों में आता गया।
उसके हाथों से जाता गया। बार बार प्रयास किया जाता रहा मुगल बादशाहों द्वारा इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर जो है वो अधिकार जमाए रखने का। लेकिन जैसे कि हमने अकबर के बारे में देखा कि 1594 ईस्वी में उस पर अधिकार कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जहांगीर के काल में उसके हाथों से ये चला जाएगा 1622 ईस्वी में। फिर शाहजहां द्वारा जो उसे 1636 ईस्वी में इसे वापस हथियाने का प्रयास किया गया था। 1649 में जो क्या कहते हैं अंततः ये फिर से जो उसके हाथों से गया और इस कदर गया कि कभी वापस जो मुगलों के हाथों में आ नहीं सकता। यहाँ तक फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर अभी भी, क्योंकि ये जो था वो इसमें जो ईरान के क्षेत्र में जो वहाँ पे आया करता था, ये काबुल का जो क्षेत्र होता था, ठीक है। अब कंधार का जो क्षेत्र था वो उसके ईरानी गवर्नर के वहाँ पे था, लेकिन वो क्या था, वो इस क्षेत्र को काफ़ी मतलब गिद्ध की नज़र होती है ना, गिद्ध की नज़र की भांति जो है उसका नजर गड़ाया बैठा था कि कब जो है कुछ ऐसा हो और कब मैं इस राज्य को हटा दूँ, ठीक है। और उस स्थिति में उसे मौका कब मिला, उसे मौका मिला 1622 ईस्वी में। और वो मौका क्यों मिला, कैसे मिला, एक्चुअली हुआ क्या था, तो आपको पहले बताया भी था कि जहांगीर जो था वो हुमायूं का बेटा था, ठीक है, लेकिन वो नूरजहां का बेटा नहीं था, अर्थात नूरजहां की कोख से उत्पन्न नहीं हुआ। तो स्वाभाविक है कि बादशाह के बाद जो वो अगला जो बादशाह होगा वो उसका वैध जो पुत्र होगा वही बनना चाहेगा। तो ये स्वाभाविक रूप से खुर्रम जो वो नया बादशाह बनना चाहता था, राजगद्दी को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ आंतरिक कलह चल रही थी, क्योंकि जो मेहरुन्निसा की जो नूरजहां थी वो अपने पहले विवाहित घर के पति से उत्पन्न हुई संतान के साथ, उसका नाम था महाबत खान, क्या नाम था उसका, महाबत खान, ठीक है। महाबत खान को वो अगर उसको अपना चाहती थी, लेकिन खुर्रम खुद जो है वो शासक बन जाना चाहता। यहाँ पे भी उसने एक कूटनीति, कुछ षड्यंत्र जो उसने करना शुरू किया था नूरजहां। वो क्या, जब कंधार को जो है छीन लिया गया शाह अब्बास द्वितीय द्वारा, तो कहते हैं कि नूरजहां ने जहांगीर को बुलवाया, उसके पास वो गई और उसे कहा कि तुम ये ऐसा करो कि वहाँ पे जो है उसने हमला कर दिया है, कंधार को उसने छीन लिया है, अब ऐसा करो कि किसको, खुर्रम को वहाँ भेज दो सेना लेकर। और उसमें होगा क्या कि खुर्रम वहाँ जाएगा सेना लेकर और पीछे से उसको जो है वो राजगद्दी पर आसीन करवा देगी, बिठा देगी, नया बादशाह बना देगी। वो उस चीज़ को भाग गया और उसको जाने से इनकार कर दिया। तो कुल मिलाकर जब हम कंधार के महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हुआ कि शाह अब्बास द्वारा जो है इस क्षेत्र पर जो है वह अधिकार जमाने में जो है वो सफल हो गया। और इस प्रकार से जहांगीर के समय कंधार मुगलों के हाथों से जा गया। 3 महत्वपूर्ण चीज़ें आपने इसके संदर्भ में बात यहाँ पे याद रखनी है। पहली जो आती है वो आती है क्या, जहांगीर, उसका वास्तविक नाम, उसका शासनकाल और उसके शासनकाल में मेहरुन्निसा की नूरजहां की भूमिका। और तीसरा जो महत्वपूर्ण जो चीज़ थी वो थी आपकी क्या कहते हैं दक्षिण भारत की नीति, और इसके अलावा कंधार का उसके हाथों से छीना चला जाना, ठीक है। तो ये जो था वो था हमारा